हाय फ्रेंड्स, हमको अपना गांव भला। तीन औरतें तीन कहानियाँ। इन दिनों हम हैदराबाद में रहते थे जब मेरे भाई के साथ ये हादसा पेश आया और हमें गांव वापस आना पड़ा। गांव में हमारी ज़मीन नहीं थी और कोई दूसरा जरिए आमदनी भी ना था। लिहाजा भाई ने सोचा कि शहर जा रहना चाहिए। 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत मजदूरी तो मिल ही जाएगी। भाई सच्चल के कहने पर अम्मा और मैं अपने आबाई घर को ताला लगाकर हैदराबाद आ गए और एक कदीमी महल्ले में किराए पर छोटा सा मकान ले लिया, जिसका किराया माँ ने एडवांस के तौर पर अपनी चांदी की बालियां बेचकर दिया था। भाई ने यहाँ आकर कई जगह मजदूरी की कोशिश की, लेकिन वो ना मिली, क्योंकि इन दिनों कराची और हैदराबाद के हालात ख़राब थे। अक्सर कारोबार और मार्केट्स वगैरह हड़ताल के बाइस बंद हो जाती थीं। इस तरह हर शोबे में मुस्तकिल मजदूरी का मिलना दुश्वार हो गया था। भाई सच्चल का एक दोस्त इसी पुराने महल्ले में रहता था जहां हमने घर लिया था। वो अरसे दराज से हैदराबाद में टैक्सी चला रहा था। एक रोज़ एक्सीडेंट की वजह से अस्पताल पहुंच गया। भाई इसकी अयादत को गया। इसने कहा कि दोस्त, तेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तुम ही चंद दिन मेरी टैक्सी चला लो ताकि आमदनी का जरिया जाम ना रहे। जितना कमाओगे आधा तुम रखना और जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता आधा मुझे दे दिया करना। भाई ने पहले भी शहर आकर कुछ अरसा टैक्सी चलाई थी। भारी किस्त मालिक को देनी पड़ती थी तो मुनाफा कम होता था, तभी ये काम छोड़कर वापस गांव चला आया था। बेरोजगारी से तंग आकर दोस्त से हामी भर ली और फिर से पुराना काम शुरू कर दिया, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस भी था और हैदराबाद की सड़कों और रास्तों से भी शनाख्त थी। जो घर हमने किराए पर लिया इससे दोस्त ने ही दिलवाया था, जो हमारे गाँव का रहने वाला था। इसका नाम पीरू था और अभी तक हॉस्पिटल में ही था। इसकी टांग टूट गई थी। टैक्सी चलाने का तजर्बा हो तो ये काम मुश्किल नहीं होता। सच्चल भाई भी रोज़ाना इतना कमा लेता कि आधी कमाई से हमारी रोजी रोटी का बंदोबस्त हो जाता और आधी रकम वो अपने दोस्त को दे दिया करता था। इसी तरह इसका इलाज, मुआवजा और खर्चा पानी चल रहा था। ये टैक्सी पीरू की ज़ाती मलकियत थी, लिहाजा किस्त अदा करने की टेंशन भी ना थी। अलबत्ता मकान के किराए की टेंशन तो थी ही। 2 माह बाद भाई ने अम्मी से कहा, अगर आप लोग गांव चले जाएं तो ये मैं किराए का घर वापस कर दूंगा। इस तरह बचत हो जाएगी और जो किराया मकान मालिक को देता हूँ वो आपको खर्चा भिजवा दिया करूँगा और मैं खुद पीरू के मकान में उसके साथ रह लूँगा। अभी वो टैक्सी चलाने के काबिल नहीं है, जब तक ठीक नहीं होता इसकी देखभाल भी करता रहूँगा। इसी तरह हमारा गुजारा चलता रहेगा और इसका भी खर्चा निकलता रहेगा। वालदा को तो पहले ही शहर में रहना पसंद ना था, वो बेटे के इसरार पर साथ आ गई थी। इन्होंने गाँव लौट जाने में ही खुशी महसूस की और हम माँ बेटी आबाई गाँव लौट आए। अब भाई हर माह हमको गुजारे लायक रकम भिजवाने लगा। गांव में शहर की निस्बत हर शय सस्ती और खाने पीने की अशिया मिलावट से पाक मिल जाती थी। दूध खालिस, सब्जी ताज़ा और कम कीमत में दस्तयाब थी। गंदम भी हम रिश्तेदारों से कम कीमत पर और बेहतर क्वालिटी की ले सकते थे। हमारा गुजारा अच्छा होने लगा। 1 साल बखैरियत गुजर गया। इस दौरान 4 बार 1-2 दिन के लिए भाई घर आया, दोनों ईदें, मुहर्रम और एक बार एक अजीज़ की शादी में। ताहम वो गाहे बगाहे चाचा को फ़ोन करता रहता, जिससे हमारी खैरियत इसको और इसकी खैरियत हमको मिल जाती थी। साल बाद एक सवारी की वजह से मेरे भाई को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि एक दिन इसको गांव आकर घर में छुप कर बैठना पड़ गया, क्योंकि इसकी जान को ख़तरा लाहक हो गया था। वो सवारी एक नौजवान हसीना थी, जिसके चक्कर में हमको फिर से बुरे दिन देखने पड़ गए। हुआ यूं कि हस्बे मामूल सचल भाई इस दिन भी रोजगार के लिए पीरू की टैक्सी लेकर सुबह सवेरे निकला। इसका रूट फुलेली, फकीर कापड़ और पुरानी मार्केट हुआ करता था। इस दिन सुबह 7:30 बजे का टाइम होगा। इसको एक औरत तन्हा सड़क के किनारे खड़ी नजर आई। इसने एक बच्चे को उठा रखा था। हाथ का इशारा किया तो भाई ने इसके करीब टैक्सी को रोका। इसे अस्पताल जाना था। सच्चल भैया ने टैक्सी में बिठा लिया। गाड़ी चलाते हुए ड्राइवर की नज़र आईने पर ज़रूर पड़ती है। आईने में मेरे भाई को इस बुर्का पोश मुसाफिर का अक्स नजर आया। इसने नकाब उलट लिया था और काले बुरके में बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही थी, गोया इसका चेहरा चमकते हुए चांद की मानिंद रोशन था। खुदा जाने इस माहे रुख में क्या कशिश थी कि बार बार मेरे भाई की नज़र आईने पर उड़ जाती थी। अस्पताल आ गया और वो बुर्का पोश मुसाफिर उतर गई। सच्चल भाई इसको गेट के अंदर जाते हुए देखता रहा। इसकी सूरत जैसे दिल में उतर गई हो। सच्चल ने टैक्सी को वहीं खड़ा रखा जहां वो उतरी थी, जैसे टैक्सी के पहिए जाम हो गए हों। इसका जी न चाहा कि इस जगह को छोड़कर जाए, गोया वो इसकी वापसी का इंतजार करने लगा। सच्चल का अंदाजा दुरुस्त निकला। 2 घंटे के इंतजार के बाद वो गेट से बाहर निकली और सवारी के लिए इधर उधर देखने लगी। तभी इसको सामने खड़ी भाई की गाड़ी नजर आ गई। वो थके थके कदम उठाते करीब आ गई। शायद वो बच्चे को मुसलसल उठाए रखने से थक गई थी।
थकन की वजह से इसने टैक्सी ड्राइवर के चेहरे की तरफ देखा भी नहीं और ना ही पहचान सकी कि इसी टैक्सी में सुबह वापस आई थी। क्या पुराना टावर ले चलोगे? हाँ क्यों नहीं, भाई ने कहा और दरवाजा खोल दिया। वो पिछली नशिस्त पर बैठ गई। भाई की खुशी की इंतहा न रही, क्योंकि जिस जगह इसने चलने को कहा था वो सच्चल की कयाम गाह से दूर ना थी। रास्ते में भाई ने कहा, मुझको नहीं पहचाना? मैं ही तो आपको अस्पताल लाया था और अब जहाँ जा रही हो वहीं मेरा घर है, बस चंद फरलांग पर ही है। वो खुश होकर बोली, ये तो बहुत अच्छा होगा कि दोबारा तुम्हारी टैक्सी मिली है। मुझे सुबह सुबह हर रोज बच्चे को अस्पताल ले जाना हो और इस वक्त कोई सवारी भी नहीं मिलती। इसको उठाकर काफ़ी देर खड़े रहना पड़ता है। अच्छा है तुम्हारा घर करीब है, अगर सुबह सवेरे निकलते हुए मुझे बिठा लिया करें तो मेरी बड़ी मुश्किल हल हो जाएगी। आप घर बता देंगी तो दरवाजे पर आ जाऊंगा। किस नाम से पूछूं? वैसे मेरा नाम तो शकीला है, मगर तुम जाहिद के नाम से पूछना। भाई ने जाहिद के बारे में कोई सवाल ना किया और कहा, बेहतर है, मैं सुबह 7 बजे निकलता हूँ, आ जाया करूँगा। यूँ वो रोज़ इस सवारी को अस्पताल पहुँचा दिया करता। जिस माजूर बच्चे को वो अस्पताल लाती थी, इसके बारे में बताया कि इसकी बहन का बच्चा है और बहन वफात पा गई है, लिहाजा बच्चे की देखभाल का जिम्मा इसी का है। इस बच्चे को पोलियो हुआ तो चलने से माजूर हो गया, तभी 3 साल का बच्चा इसे गोद में ले जाना पड़ता है। इसने बताया कि बच्चे को अस्पताल वाले बिजली की मशीन से मालिश करते हैं, तभी रोज़ इसको मुकर्ररा वक्त पर अस्पताल जाना होता है। शकीला ने सच्चल भाई को बताया कि हम गरीब लोग हैं, मैं एक स्कूल में नौकरी करती हूँ, इस बच्चे की वजह से देर हो जाती थी, तभी हेड मिस्ट्रेस ने नौकरी से निकाल दिया है। इस पर भाई सच्चल ने कहा, तुम फिक्र ना करो, मेरा एक वाकिफकार अस्पताल में मुलाजिम है, वो तुम्हारी मदद करेगा। इस तरह तुम्हें लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और मैं तुमको अस्पताल भी सुबह सवेरे वक्त से 5-10 मिनट पहले ही पहुँचा दिया करूँगा। शकीला ने खुद को गैर शादीशुदा बताया। कहा कि घर में एक बूढ़ा माँ बाप है, माँ और मरहूमा बहन के 2 बच्चे हैं और कोई दूसरा कमाने वाला नहीं है। एक खालाजाद भाई भी साथ रिहाइश पजीर है, वो कभी कमाता है कभी बेरोजगार हो जाता है। जाहिद इसी का नाम है। भाई सच्चल और पीरू अब एक ही मकान में रहते थे, जिसका किराया टैक्सी की आमदनी से दिया जाता था। वो शकीला की ज़्यादा माली मदद ना कर सकता था, ताहम ये मदद ज़रूर करता था कि किराया नहीं लेता था। वो हर रोज़ मुकर्ररा वक्त पर शकीला के घर के सामने टैक्सी खड़ी कर लेता। आवाज़ सुनकर वो बाहर आ जाती और टैक्सी में बैठ जाती। इसकी गोद में 3 बरस का माजूर बच्चा होता था। अस्पताल जाते हुए ये दोनों अब रास्ते में बातें भी करते जाते। इस रोज़ाना के मामूल में दोनों एक दूसरे को अपने मसाइल से आगाह करते। बातें करते करते बात मोहब्बत के इजहार तक जा पहुंची। सच्चल ने इसको बता दिया कि वो पहले ही दिन इसकी एक झलक देखकर दीवाना हो गया था। इसने शकीला को घर आने की दावत दी और एक रोज़ अस्पताल से वापसी पर घर भी ले गया, क्योंकि इन दिनों पीरो अपने घर गांव गया हुआ था। शकीला ने शादी की ऑफर पर किसी रद्द अमल का इजहार ना किया। ये भी ना बताया कि वो शादीशुदा है और ये पोलियो ज़दा बच्चा इसका अपना ही लख्ते जिगर है। दरअसल इसका शौहर कमाने सऊदी अरब गया हुआ था और जाहिद इसका देवर था। वो वालिदैन के साथ नहीं बल्कि अपने सास, ससुर, नंद और देवर के साथ रहती थी। खुदा जाने इसने ये सारी बातें भाई सच्चल से क्यों छुपाई थी। शायद इसीलिए कि वो इसकी हमदर्दियाँ समेट कर माली फ़ायदा हासिल करना चाहती थी। अब अस्पताल से वापसी की ड्यूटी भी बाकायदगी से सच्चल भाई ने उठा ली। वापसी पर घर उतरने के बजाय कुछ देर के लिए वो मेरे भाई के घर आ जाती। दोनों चाय पीते और कभी कभार नाश्ता भी साथ कर लेते। नाश्ता करने के बाद वो पैदल ही घर चली जाती, जबकि सच्चल भाई इसको घर की तरफ जाते हुए अपने दरवाजे पर खड़े होकर देखते रहते। वो अब इसके करीब में, इसके फरेब में इस कदर गुम हो गए थे कि इसके बारे में महल्ले वालों से भी मालूम करने की कोशिश ना की। हालांकि इस महल्ले में काफ़ी लोग टैक्सी की सवारी की ज़रूरत पड़ जाने की वजह से इससे वाकिफ़ हो चुके थे। भाई सच्चल ने कई बार इससे शादी करने के लिए कहा। वो जवाब देती कि घर में कुछ परेशानी है, हालात ज़रा संभल जाएं तो फिर अम्मी से तुम्हारा जिक्र करूंगी। भाई ने कई बार कहा, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं तुम्हारे घर वालों से रिश्ते की बात खुद कर लूं या अपनी वालदा को गांव से ले आऊं, लेकिन वो टालती रही। यही कहती कुछ दिन ठहर जाओ। ये गाड़ी कुछ माह चलती रही। आखिर एक दिन वो सानेहा हो गया, जिसने दोनों की जानों को खतरे में डाल दिया। सच्चल भाई तो महल्ले वालों से डरते थे, क्योंकि इन दिनों मकान में अकेले रहते थे। ये भी खौफ था कि कभी शकीला के घर वालों में से कोई इसको मकान में आते जाते ना देख ले और कोई हंगामा खड़ा ना हो। लेकिन जो कुछ हुआ वो इससे सवा था। एक रोज जब शकीला भाई के मकान में बैठी थी, दर पर दस्तक हुई। भाई ने बाहर निकलकर देखा, एक 60-65 बरस का बारेज शख्स खड़ा था। इसने पूछा, क्या शकीला अंदर है? यहाँ कोई शकीला नहीं है, भाई ने जवाब दिया और दरवाज़ा बंद करने को हुआ, मगर वो शख्स ना टला। तब इसने दर बंद कर दिया। शकीला ने ससुर की आवाज़ पहचान ली थी। वो खौफसदा हो गई, कहने लगी, मुझे किसी तरह बाहर निकालो, वरना ये दरवाज़ा पीट पीट कर लोगों को जमा कर लेगा और फिर हमारा बुरा हशर होगा।
सच्चल भाई को भी मौके की नज़ाकत का एहसास हो गया था। फौरन दोबारा दरवाज़ा खोला और आदमी अभी तक मौजूद था। भाई ने नरमी से कहा, बुजुर्गवार, आपको शायद मुखालता हुआ है। मुझे नहीं मालूम आप किस शकीला का पूछ रहे हैं। मैं इस नाम की किसी औरत को नहीं जानता। मुझे नहीं मालूम शकीला कौन है, बकवास मत करो। इसने कहा, मुझे मालूम है कि वो अंदर है। शकीला मेरी बहू है। मैंने खुद इसको अंदर जाते देखा है। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैं बुरके में भी इसको पहचान सकता हूँ। तुम झूठ मत बोलो और दरवाज़ा खोलो, मैं अंदर खुद देख लेता हूँ। अरे बुजुर्ग, अंदर मेरे बाल बच्चे भी तो हो सकते हैं। ऐसे तो आप घर की तलाशी नहीं ले सकते, जबकि आप जानते ही होंगे कि इस क्वार्टर का एक ही कमरा है। इस तरह इसने बूढ़े को बातों में लगा लिया। तभी शकीला को बाहर निकल जाने का मौका मिला कि सच्चल बुजुर्ग के सामने खड़ा हो गया था। ताहम इसने बुर्का पोश खातून को बाहर निकलते देख लिया और इसका पीछा किया। वो कहाँ जाती, इसने तो अपने घर ही अब जाना था। सच्चल को अंदाज़ा हो गया कि ये शख्स अब अपनी बहू का क्या हशर करेगा, लिहाजा इसने आफियत इसी में जानी कि फ़ौरन यहाँ से निकल भागे। इसने अपने 2 जोड़े कपड़े और गाड़ी का लाइसेंस, कुछ नकदी जो मौजूद थी, जेब में रखी और लारी अड्डे आ गया। वहाँ से लारी पकड़कर सीधा गांव आ पहुँचा। जानता था कि अगर शकीला के ससुर और देवर पीछा करना चाहेंगे तो किसी न किसी तरह इसे अता पता मालूम कर ही लेंगे। छोटे गांव का अगर नाम भी मालूम हो जाए तो वहाँ के बासी को तलाश कर लेना कुछ मुश्किल काम नहीं होता। भाई पीरू के पास गया, इसको हाल अहवाल से आगाह करके कहा कि अब तुम अपनी टैक्सी की हिफाजत के लिए जाओ। मैं वहाँ पर नहीं जा सकता क्योंकि ऐसा कुछ मामला हुआ है। मुमकिन है वो लोग मेरी जान बख्शी ना करें। तुम ही जाकर हालात को संभालोगे। मैं तब तक घर में छुपा रहूँगा जब तक तुम मुझे वहाँ के हालात से आगाह ना कर सकोगे। पीरू को भाई की इस हमाकत पर बहुत गुस्सा तो आया, लेकिन वो अभी तक टैक्सी चलाने से माजूर था। इसका एक पाँव काम ही ना करता था और टांग में भी अभी तक लोहे के पेच लगे हुए थे। वो नाचार हैदराबाद प्राइवेट कार पर गया और हालात का जायजा लिया। यकीनन इस बूढ़े ने शकीला की खूब खबर ली थी। इसने जो भी बहाने किए, बड़े मियाँ ने यकीन ना किया। इसके शौहर को फ़ोन करके सऊदी अरब से बुलवा लिया, आकर वो बीवी का फैसला कर दे। शौहर ने बीवी की कुछ ना सुनी। इसने बाप ही की बात का यकीन किया और बीवी को तलाक दे दी। बच्चे भी इससे छीन लिए। वो पोलियो वाला बच्चा भी इससे ले लिया गया, जिसके लिए शकीला दिन रात बेचैन फिरती थी और जिसकी सेहतयाबी के लिए वो इतने कष्ट उठा रही थी। तलाक देकर शकीला का खावन वापस सऊदी अरब चला गया और इन लोगों ने इस महल्ले से घर भी तब्दील कर दिया। सद्दे शुक्र कि इन्होंने अपनी औरत ही को सज़ा दी, भाई के पीछे ना पड़े। पीरू को तो महल्ले का हर आदमी जानता था कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और वो वकू के रोज़ हैदराबाद में भी मौजूद ना था। वो हादसे के बाद माजूर भी हो गया था। महल्लेदारों ने इसी का साथ दिया और मामला ख़त्म हो गया। 4 माह तक टैक्सी बंद खड़ी रही। पीरू को माली तंगी ने घेर लिया। इसका गुस्सा भी ठंडा हो गया। इधर हमारे घर का चूल्हा भी ठंडा पड़ा था। दोबारा पीरू ने भाई को बुलवा लिया क्योंकि इसका इलाज अभी जारी था। भाई वहाँ गया तो कुछ ही दिन के बाद किसी महल्ले वाले ने शकीला के ससुराल वालों को खबर पहुँचा दी। एक रोज़ इसका ससुर पीरू के मकान पर आया। इस वक्त भाई सच्चल वहाँ मौजूद ना था, वो शहर निकला हुआ था। पीरू ने शकीला के ससुर को कहा कि मेरा मुलाजिम जो टैक्सी चलाने को मैंने रखा था वो जा चुका है, लिहाजा अब इसको तलाश ना करें। वो दुबई चला गया है। इस पर वो टल गया। जब शाम को भाई लौटा, पीरू ने खबरदार किया कि होशियार रहो, इन लोगों का गुस्सा भी ठंडा नहीं हुआ है। अब तुम्हारा इस महल्ले में रहना ठीक नहीं है। मैं किसी और जगह घर तलाश करता हूँ, फिर आप लोगों को बुलवा लूँगा। पीरू के कहने पर ही अम्मा और मैं हैदराबाद इस बार सच्चल भाई के हमरा आए थे ताकि इसका खाना वगैरह पका सकें। इसने मकान के स्टोर में अपना पलंग डाल दिया था और हमको रहने के लिए अपना वाहिद कमरा दे दिया था, लेकिन हमें इस बार भी हैदराबाद नसीब रहना ना हुआ और ना ही भाई का खौफ दूर हुआ। वो हमको लेकर फिर से गांव आ गया और यहीं एक ज़मींदार की ज़मीनों पर मजदूरी करने लगा। हालांकि उजरत मेहनत से बहुत कम मिलती थी, मगर मजबूरन गुजारा करना था क्योंकि ज़मींदार का आसरा भी हम जैसों को इन हालात में बहुत था। ऐसे मामलात में वो ही हम सरपरस्ती करते हैं तो गरीब की मुश्किल हल हो जाती है, लेकिन इसके औस जो ग़ुलामी सारे कुनबे के नसीब में लिख दी जाती है वो भी बर्दाश्त करना पड़ती है क्योंकि इसके बगैर आफियत हासिल नहीं की जा सकती। आज भी मुझे कोई कहे हैदराबाद चलना है तो मैं इनकार कर देती हूँ। वो दिन याद आ जाते हैं जब अच्छे मुस्तकबिल की उम्मीद में मेरे भाई ने गांव से बड़े शहर का रुख किया था और हम मुश्किल हालात से दो चार हो गए थे। उम्मीद है आपको ये स्टोरी भी पसंद आई होगी। थैंक यू।